नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मेरे द्वारा आप सभी के लिए दोस्तों जो यूपी टेट और सी टेट का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट चलवाया जा रहा है दोस्तों, उस प्रैक्टिस सेट का आज 23वां नंबर है। और दोस्तों इस प्रैक्टिस के जरिए आपके 90 नंबर की तैयारी दोस्तों बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्तों शेयर करना है। ठीक है, बस इतना करने मात्र से आपके लिए दोस्तों फ्री में वीडियो उपलब्ध है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न पहला है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। दोस्तों आप सभी को पता है कि कारकों की संख्या कितनी है, 8 होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन, अधिकरण, ये सब क्या है दोस्तों, कारक है। कारकों की संख्या 8 होती है हिंदी में। और अगर संस्कृत में पूछ लेता है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो दोस्तों संस्कृत में जो कारक होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। और यहाँ पूछ रहा है चूहा बिल से बाहर निकला। जहाँ पे अलगाव की बात की जाए या जहाँ पे अलगाव का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक होता है जहाँ पे अलगाव की बात हो या अलगाव का बोध हो। ठीक है, जैसे लड़का पेड़ से गिरा या लड़का छत से गिरा, वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे चूहा बिल से बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, जैसे चाकू से फल काटा गया, किसी के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा हो दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, करण कारक होता है। ठीक है, और संप्रदान कारक में क्या होता है, जहाँ पे किसी को कोई चीज़ दान में दी जाए और उससे दोस्तों दान में दी जाए और उससे वापस न ली जाए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने निर्धनों को कंबल बांटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों कि 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। विशेषण होता क्या है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 4 गज मलमल, तो यहाँ पे दोस्तों 4 गज, यहाँ पे परिमाण बता रहा है, मात्रा बताई जा रही है। जहाँ पे दोस्तों मात्रा का बोध हो या ठीक है काउंट करके बताया जा रहा हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 4 गज मलमल, तो यहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। कह रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इसमें से एक नहीं आता। भाषाई कौशल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें से कौन सा भाषाई अंतर्गत नहीं आएगा, सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, हंसना इसके अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों कि मयूर का तद्भव शब्द मोर है। मयूर एक मोर का तत्सम शब्द होता है और मयूर का तद्भव क्या है, मोर है। तो मोरनी का तत्सम क्या होगा, मोरनी का तत्सम क्या होगा, मयूरी होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या दोस्तों क्या है, प्रश्न संख्या 5 है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, वनिता का मतलब क्या होता है या वनिता का अर्थ क्या होता है, जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसाय। तो वनिता का अर्थ दोस्तों किस अर्थ में प्रयोग होता है, स्त्री में प्रयोग होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि जब कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है तो इसका कारण क्या होता है। जब कोई बच्चा परीक्षा में असफल हो जाए और वो बच्चा जो है मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, पढ़ने में अच्छा रहे, ठीक है, सारी चीज़ें सब कुछ सकुशल रहे, ठीक है, बच्चा मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है और वो फेल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रणाली है वो असफल है। जो वहाँ पे पढ़ाने का तरीका है या वहाँ पे व्यवस्था है दोस्तों, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो असफल होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा कि प्रणाली ही असफल है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 है
कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो उपयोगिता है उसका प्रमुख कारण ये है दोस्तों कि रटाई से मुक्ति होती है, पाठ्यक्रम व्याप्ति होती है, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, विद्यार्थियों का हित होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वह वन लाइनर होते हैं, उसमें सिर्फ सत्य या असत्य का ही जवाब देना होता है दोस्तों। इस कारण ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें दोस्तों पक्षपात का कोई भी स्थान नहीं रह जाता। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसमें निष्पक्ष भाव से पूरा मूल्यांकन होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। यहाँ पे भी दोस्तों अलगाव का बोध हो रहा है। जहाँ पे अलगाव हो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। अधिकरण कारक, जहाँ पे कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, जैसे बच्चा छत पर खेल रहा है, चिड़िया घोंसले में है, जहाँ पे में या पर आ जाए दोस्तों, में पर, वहाँ पे क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है कि बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। बच्चों में रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। सरल, पूरक, जटिल या मूल्य परक। तो पूरक सामग्री का प्रयोग किया सकता है। पूरक सामग्री ऐसी होती है जो कि किसी भी पाठ का कह सकते हैं कि टाइप से सारांश या सार होता है, जिसको पढ़ते ही बच्चा पूरे पाठ को आसानी से समझ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पुनः प्लस क्या होगा, जन्म होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा संधि है। यहाँ पे विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजक आने से क्या होता है, वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार कैसा है। पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः निराधार है। तो आपको बता दें दोस्तों कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने की और पढ़ने की क्षमता के साथ साथ होना चाहिए। पूर्णतः क्या है, पूर्णतः सत्य है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा प्रथम प्रसंग कौन सा होता है। मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा सबसे अच्छा मित्र। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा प्रसंग मेरा परिवार होता है, क्योंकि दोस्तों बच्चा जो होता है भले ही उस स्कूल के बारे में कोई जानकारी न रखे या पास पड़ोस के बारे में, लेकिन अपने परिवार के बारे में जानकारी रखता है कि चाचा को कौन है, उसके पापा मम्मी इत्यादि आज सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि प्रतिभाशाली छात्र होते हैं अपने निर्णय में स्वतंत्र, शिक्षकों से स्वतंत्र, स्वभाव में अंतर्मुखी या अपने जरूरतों के बारे में अनिश्चितात्मक। तो बता दें प्रतिभाशाली छात्र ऐसे होते हैं जो अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा के त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए, ताकि बच्चा जो है अपनी बात को आसानी से रख सके और बच्चे की कहाँ पे त्रुटियां हो रही, सारी चीज़ें दोस्तों आपको तभी पता चलेगा जब बच्चों को पूरा मौका देंगे, भाषा प्रयोग का अवसर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। भाषा के कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से ये अपेक्षा करता है कि बच्चे जो हैं वो किसी भी सवाल का जब बना बनाया जवाब न दें, वे अपने मन से सोचे और अपने हिसाब से, अगर मान लीजिए वो क्षेत्रीय भाषा में ही बोल के अपना उत्तर देना चाहते हैं तो उनको पूरा अनुमति होनी चाहिए कि अपनी बात को रख सकें। ठीक है, कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते दोस्तों। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों बाल विकास के,
इससे भी आपके परीक्षा में 30 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 30 नंबर के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के मिला के दोस्तों टोटल 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त होता है। हर बच्चा एक जैसा होता है, हर बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पे एक कथन उपयुक्त होता है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है, क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति थी उसका वर्ष दोस्तों कौन सा माना जाता है, 1900 ईस्वी माना जाता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही है। केस अध्ययन विधि होती क्या है। एक ऐसी अध्ययन विधि होती है, एक कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि होती है, और यह बहुत ही सरल होती है और सस्ती होती है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं, यह कोई भी समस्या होती है दोस्तों उसका कारण का पता लगा के समस्याओं का निदान करती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब इसमें से क्या होगा कि यह एक वैज्ञानिक विधि होती है, बिल्कुल सही। यह बहुत जटिल होती है, गलत है। यह एक सरल और सस्ती विधि होती है और यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का सही नहीं है, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे, शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, इस ग्रुप में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों क्या है, एक प्रकार का मानक विज्ञान है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में का अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन इसमें किया जाता है। दोस्तों सभी को पता है कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न 6वां है दोस्तों कि शैक्षिक मनोविज्ञान किससे संबंधित होता है। शिक्षार्थी से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, या दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान जो होता है दोस्तों विद्यार्थी से, शिक्षार्थी से संबंधित होता है। वो अधिगम प्रक्रिया, अधिगम किस प्रकार की हो रही है, ठीक है, अधिगम की स्थितियाँ क्या हैं, सभी से संबंधित होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगात्मक। तो सब शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है दोस्तों, अंतर्दर्शन है, क्योंकि इसमें बच्चे के इतिहास को जान के, इससे बच्चे के इतिहास के अनुसार उसके दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। चलिए आगे जैसे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक होता है। बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा दर्शन का, स्वास्थ्य विज्ञान का, या सामाजिक विज्ञान का। तो प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, बाल मनोविज्ञान का। अगर बच्चे को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा तो बच्चे को आसानी से समझ सकेगा कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, या बच्चे को बैठने की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए, कहाँ किस बच्चे को बैठाना चाहिए, सारी चीज़ें दोस्तों अगर उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा तो ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख ग्रंथि होती है। प्रमुख ग्रंथि क्या होती है, ऐसी ग्रंथियां जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करे उसे क्या कहते हैं, प्रमुख ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है दोस्तों क्या होती है, आपकी प्रमुख ग्रंथि होती है, और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वेरी गुड, मास्टर ग्रंथि भी इसी ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या है 10 कि बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, बाल्यावस्था जो होती है उसमें व्यक्तित्व कैसा होता है।
अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी या उपरोक्त में से सभी। तो बाल्यावस्था जो काल होता है दोस्तों 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, एज होती है दोस्तों, इसी को बाल्यावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था में जो व्यक्तित्व होता है कैसा होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। कैसा होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। इसमें बच्चा जो होता है उसको अपने परिवार से ज़्यादा अपने दोस्तों में विश्वास होता है, या उनके साथ रहना, उनकी बातों को मानना, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रतिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें कि प्रतिवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी में जो एज होता है 9 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ये प्रतिवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी में आते हैं। बता दें दोस्तों, इस अवस्था में जो विकास होता है, विकास थोड़ा स्लो हो जाता है, कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो धीमा हो जाता है, लेकिन जो ही विकास हुआ रहता है वो किसकी ओर, सुदृढ़, कह सकते हैं कि वो कठोरता की ओर वो बढ़ता है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। और इसी प्रतिवर्ती बाल्यावस्था को परिपाक काल भी कहते हैं, परिपाक काल या परिपाक अवस्था कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि चरित्र का विकास से होता है, संकल्प शक्ति से, आचरण एवं व्यवहार से, नैतिकता से, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि चरित्र का विकास संकल्प शक्ति, आचरण एवं व्यवहार से या नैतिकता सभी से होता है। चलिए आगे जाते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों क्या है, 13 है, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं उसमें के अधिगम के परिक्रम में अभिभावक की कैसी भूमिका होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो भटकाव की तरफ न जाए। ठीक है दोस्तों, इस कारण से कहा जाता है जो अभिभावक हैं उनको अग्र सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए बच्चों के अधिगम प्रक्रम में। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहा जाता है, परिपक्वता, उत्सुकता, अनुवांशिकता या गतिशीलता। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास को दोस्तों क्या कहते हैं, परिपक्वता कहा जाता है, परिपक्वता। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की कौन सी अवस्था होती है, आप सभी को पता है दोस्तों, विकास भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न गति से होता है। तो बाल विकास की पहली अवस्था क्या होती है, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था होती है। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, वो होती है किशोरावस्था होती है, जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन इसके बोला जाता है। इससे भी आपके परीक्षा में 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर के, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न कितने, 1 नंबर के होते हैं। प्रश्न देखते हैं यहाँ से, पहला प्रश्न देखिएगा, एक ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रदान किया जाना चाहिए। इकाई के अंत में, अभ्यास के अंत में, अध्याय के अंत में या विषयों में अंतर्निहित होना चाहिए, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पे। तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए, जिसको देख के बच्चा दोस्तों अभ्यास करता है या जो सीखा रहता है, इसी अभ्यास के जरिए उसको दोस्तों और निपुणता प्राप्त होती है। तो उसको कहाँ पे प्रदान किया जाना चाहिए, विषयों के में अंतर्निहित होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, डिसलेक्सिया प्रमुख रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। डिसलेक्सिया, अगर कोई बच्चा जो है वो पढ़ने संबंधित प्रॉब्लम हो रही है उसको, या वह पुस्तक के कुछ अंश को पढ़ नहीं पा रहा है, या शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, शब्दों में अंतर न कर पाना डिसलेक्सिया का लक्षण होता है। मतलब डिसलेक्सिया का मुख्य कारण किससे होता है, पढ़ने में उसको क्या हो रही हो, दिक्कत हो रही हो। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। सूर्य की हानिकारक जो किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें कौन सी होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं, जो सूर्य से पृथ्वी को आती है, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इसको कौन रोकता है, ओजोन स्तर इसको रोकता है, ओजोन स्तर।
और ओजोन स्तर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ओजोन परत पे पाई जाती है। और कभी पूछ लेता है कि ओजोन जो संरक्षण दिवस है कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और सब इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और क्षोभ मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल जो होती है पृथ्वी तल के सबसे नजदीक, पृथ्वी तल के सबसे नजदीक होती है, सबसे नजदीक में पाई जाती है दोस्तों। और ग्लोबल वार्मिंग की जब घटना होती है तब सबसे ज़्यादा गर्म भी कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि सीमा हर पाठ को रटने के तरीके से जल्दी सीख जाती है, जबकि लीना हर पाठ को चर्चा और मस्तिष्क के उद्वेलन के बाद समझती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह विकास के व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है, क्योंकि हर एक बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न गति से बच्चा जो होता है वो सीखता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे कि वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो थी 1984 में घटित हुई थी और किस गैस के कारण? मेथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटना घटित हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कथनों का कांच के विषय में अध्ययन कीजिए। कांच के विषय में कौन सा कथन सही है इसमें से आपको बताना है। कथन एक है कि यह एल्युमिनियम लोहा तांबे जैसा तत्व होता है। कथन बी है कि यह एक भट्टी में तांबे और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। कथन सी है कि आदिवासी व्यक्ति हजारों वर्षों से कांच का प्रयोग करते आ रहे हैं। कथन डी है कि कांच द्वारा निर्मित वस्तुएं हल्की होती हैं परंतु एल्युमिनियम द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो आपका कथन बी राइट होगा कि यह भट्टी में तांबे और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही। और सी कथन है कि आदिवासी व्यक्ति हजारों वर्षों से कांच का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो कथन बी और सी ही क्या है? आपके राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे, एक्वेरियम में एक वायु पंप क्यों रखा जाता है? एक्वेरियम जो होता है दोस्तों उसमें वायु पंप क्यों रखा जाता है? जल पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को जल में घोलने के लिए, या एक्वेरियम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जल को साफ करने के लिए? तो दोस्तों आप बता दें कि जल में अधिक ऑक्सीजन को घोलने के लिए रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों कि क्या है कि भारत तोलकों को सामान्यतः अधिक मांसपेशियां और शरीर द्रव्यमान बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें एक ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो समृद्ध होता है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से। तो किससे होता है? प्रोटीन से। और प्रोटीन का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है सोयाबीन होता है, चना होता है, सभी क्या होते हैं? प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक है, विटामिन्स पूछ लेता है कि विटामिन के बारे में कौन से ऐसे विटामिन होते हैं कि जो कि जल में घुलनशील होते हैं? तो बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। और कभी कभी पूछ लेता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो क्या होता है? गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक या मेथेनोइक? तो बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल क्या होता है? खट्टे कच्चे पदार्थों में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, रेखा की मां प्रतिदिन तालाब से एकत्रित पानी में फिटकरी मिलाती है ताकि हल्के निलंबित औषधियों को आस्वादित करने के लिए, कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए, या पानी को रंगहीन करने के लिए? तो रेखा की मां प्रतिदिन तालाब से एकत्रित पानी को फिटकरी डालती है ताकि हल्के निलंबित जो अशुद्धियाँ हैं वो अवसादित हो जाएं या वो नीचे तरफ बैठ जाएं। उसको हटाने के लिए ही वह प्रतिदिन तालाब से लाए हुए पानी में फिटकरी मिलाती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है
कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे है, असम में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। इस प्रश्न का राइट जवाब सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। ताड़ का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल। सबसे कम किसका प्रयोग होता है, ताड़ के तेल का सबसे कम मात्रा में प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित में से व्यवहार दिखाता हो। एक शिक्षक है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा जो हो आक्रामक व्यवहार करे, ठीक है, अजीब टाइप से खोया खोया रहे या अचानक से उसको सबसे झगड़ा करने लगे, एक टाइप से कर सकते हैं आक्रामक व्यवहार करे, तो उससे शिक्षक को समझ जाना चाहिए बच्चा क्या है, तनावग्रस्त है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा खाना पकाने की कार्यप्रणाली है। अच्छा खाना पकाने की कार्यप्रणाली कौन सी है। तो सब्जियों को काटना और फिर उसे ताज़े जल से धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ देर धूप में रखना, जीवाणुओं को मारने के लिए सब्जियों को डीप फ्राई करके पकाना, या सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर काटना। यही बिल्कुल सही जवाब है कि सब्जियों को अच्छा खाना पकाने की जो कार्यप्रणाली होती है, सब्जियों को अच्छी तरीके से धोने के बाद ही उसको क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही दर्शाता है। देखिए दोस्तों कह के पूछ लेता है कि पर्यावरण के मुख्य कितने थीमें हैं या ईवीएस की, तो मुख्य थीमें की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो 6 में दोस्तों इसमें से किसमें सभी राइट जवाब। दोस्तों जहाँ पे आपको पदार्थ दिखाई दे पदार्थ कोई थीम नहीं है, ठीक है, तो जहाँ पे आपको पदार्थ दिखाई दे उसको तुरंत गलत काट दीजिए। इसके अलावा एक ही ऑप्शन आपका बच जाता है कि परिवार, दोस्त या परिवार मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा।